मुर्दा घर। दोस्तों, मैं आपके लिए एक नई फिल्म लाया हूँ। आज हम इंडोनेशिया की एक हॉरर फिल्म देखेंगे जो हाल ही में रिलीज हुई है, भूतनी पत्नी 2 यानी घोस्ट वाइफ 2। इंडोनेशियाई हॉरर फिल्में अक्सर लोक कथाओं की शैली को मिलाना पसंद करती हैं और आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं उसमें लोक कथाओं की शैली में अलौकिक तत्व जोड़े गए हैं। दूर दराज के गांव में फिल्माए गए दृश्यों से ये दर्शकों को और ज्यादा जमीनी लगती है और फिल्म का डरावना माहौल भी और ज्यादा वास्तविक लगता है। कहानी इंडोनेशिया के एक दूर दराज के पहाड़ी गांव से शुरू होती है जहां एक भयानक महामारी फैल गई है। जिन ग्रामीणों को सही इलाज नहीं मिला उनमें से अधिकांश महामारी में मर गए। महामारी को नियंत्रित करने के लिए कस्बे ने एक मेडिकल टीम भेजी, लेकिन खराब सुविधाओं के कारण उन्होंने केवल 5 चिकित्सा कर्मचारी भेजे, जिनमें से 2 पुरुष शवों को दफनाने के लिए और 3 महिलाएं चिकित्सा देखभाल के लिए थी। नाविक के मार्गदर्शन में उन्होंने नाव से नदी पार की और कुछ घंटों की पहाड़ी यात्रा के बाद वे आखिरकार इस दूर दराज के पहाड़ी गांव पहुंचे। गांव उनकी कल्पना से भी ज्यादा पिछड़ा हुआ था। गांव में घुसते ही उन्होंने एक अजीब बात नोटिस की। कई घरों के दरवाजों पर बड़े बड़े लाल क्रॉस लगे थे। ये देखकर मीला ने उत्सुकता से नाविक से पूछा कि दरवाजों पर ऐसे निशान क्यों हैं? नाविक ने कुछ उदास होकर मीला को बताया कि इसका मतलब है कि अब कोई नहीं रहता, यानी घर का मालिक महामारी में मर गया। जब वे गुजर रहे थे तो लगभग पूरी कतार के घरों पर लाल क्रॉस लगा हुआ था। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस दूर दराज के पहाड़ी गांव में महामारी से कितने लोग मर गए होंगे। उन्हें अभी नहीं पता था कि महामारी से भी ज्यादा भयानक कोई चीज उनका इंतजार कर रही थी। महामारी 1 महीने से ज्यादा समय से चल रही थी और जब नाविक उन्हें अस्पताल के वार्ड में लाया तो महामारी से संक्रमित लोग पूरे वार्ड में भरे हुए थे। जो लोग गांव से नहीं गए थे वे लगभग सब यहीं लेटे थे, लेकिन इन 5 लोगों के सहारे सभी का इलाज करना ऊंट के मुंह में जीरा डालने जैसा था। संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। बगल के मुर्दा घर में ढेर सारे शव थे जिनका निपटान नहीं हो पाया था। जब सब काम में लग गए तो शवों के सड़ने की गति धीमी करने के लिए मीला ने मुर्दा घर में कुछ कपूर की गोलियां फेंकी। एक कपूर की गोली लुढ़क कर वापस आ गई। यहाँ लेटे हुए सब मरे हुए लोग हैं, तो गोली वापस किसने फेंकी? मीला को पसीना आ गया। क्या ये एक लाश का बदलना था? उसने घबराकर सामने देखा। एक कफन अचानक हिलने लगा और फिर एक चूहा बाहर निकल आया। ये देखकर कि ये बस एक झूठा अलार्म था, तुरंत मुर्दा घर से बाहर निकल गई। एडी और उसके साथी शवों को दफनाने के लिए जिम्मेदार थे। क्योंकि मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी, उन्हें रात भर काम करना पड़ा। जब वे दफन में व्यस्त थे तो उन्हें दूर से सीटी की आवाज आई। एडी के गांव में रात को सीटी बजाना बहुत अशुभ माना जाता है, खासकर जब वे दफन कर रहे हों। आवाज सुनकर दोनों ने तुरंत अपना काम रोक दिया। उन्होंने दूर देखा और पाया कि सीटी बजाने वाली एक लड़की थी। इस अंधेरी रात में सीटी की आवाज डरावनी और अजीब लग रही थी। शायद ये उनकी कोई प्रथा थी। दोनों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस जाकर गड्ढा खोदना जारी रखा। जब से महामारी फैली है हर दिन कोई न कोई मर रहा है। जब ग्रामीणों ने शवों को बाहर निकाला तो पुरुष ने घर के दरवाजे पर लाल क्रॉस बना दिया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ने वाला था कमरे की बत्ती अचानक जल उठी। उसने सोचा कि कमरे में कोई है जो गया नहीं और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया, लेकिन अंदर आकर उसने देखा कि कमरा बिल्कुल खाली था और कोई नहीं था। शायद ये एक दुर्घटना थी। उसने बत्ती बंद की और जाने ही वाला था, तभी गलती से पेंट का डिब्बा गिरा दिया। तभी एक अजीब घटना घटी। बिखरे हुए पेंट में एक जोड़ी पैरों के निशान छप गए, जैसे कोई आदमी उसके सामने खड़ा हो। इस भयानक दृश्य को देखकर वह डरकर भाग गया। उसी समय दिन भर काम करने के बाद छोटी ली नहाकर बाहर निकली तो बाथरूम की बत्ती बार बार जल बुझ रही थी और फिर पड़ोस से थपथपाने की आवाज आई। उसे लगा कि किसी मरीज को मदद की जरूरत है, लेकिन जब वह वार्ड में आई तो सभी मरीज शांति से लेटे हुए थे। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई असामान्य बात नहीं दिखी। हालांकि जब वह जाने वाली थी तो उसने कोने के बिस्तर पर एक खाली जगह देखी। छोटी ली जो अभी भी भ्रमित थी, उसे अचानक एक मरीज ने पकड़ लिया जो बार बार अपने मुंह से दफनाना शब्द दोहरा रहा था, मानो वे उसे चेतावनी दे रहा हो। लेकिन वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया और उसका शरीर सीधा जमीन पर गिर गया, जिससे सिर जमीन से टकराने पर उसकी तुरंत मौत हो गई। ये आज का चौथा व्यक्ति था। रात हुई। माया पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार प्रार्थना कर रही थी। जब वह आधी प्रार्थना कर चुकी थी तो अचानक खिड़की से थपथपाने की आवाज आई। जब वह मुड़ी तो उसने एक भयानक आकृति को अपना सिर शीशे पर मारते देखा। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब वह दोबारा मुड़ी तो वह आकृति गायब हो चुकी थी
उसने हिम्मत करके खिड़की के पास जाकर देखा तो बाहर भी कोई नहीं था। अगले दिन जल्दी ही महामारी फैलने से संक्रमित ग्रामीण बढ़ते जा रहे थे और 3 चिकित्सा कर्मचारी स्थिति को संभाल नहीं पा रहे थे। एक छोटी लड़की माया के पास आई और बताया कि उसका घर गांव के पूर्वी छोर पर है और महामारी फैलने के दौरान उसकी मां को ले जाया नहीं जा सका। वो चाहती थी कि माया किसी को उसकी मां के घर जाकर इलाज के लिए भेजे, लेकिन उनके पास कर्मचारियों की कमी थी, इसलिए माया ने मना कर दिया। लड़की को इतनी गुहार लगाते देख बगल में खड़ी मीला मान गई कि वे शाम के समय घर जाकर इलाज कर सकती हैं। शाम को काम के बाद काटी मीला को गांव के पूर्वी छोर पर ले आई। क्योंकि उन्हें कई दिनों से नहाने को नहीं मिला था, बगल के घर में एक बाथरूम था, इसलिए काटी मीला को अंदर ले गई। अंदर आते ही उन्होंने देखा कि जमीन पर पेंट का एक डिब्बा बिखरा हुआ था। उन दोनों को नहीं पता था कि इस घर में पहले एक अजीब घटना हो चुकी थी। अंदर आने के बाद मीला सीधे बाथरूम की तरफ चली गई, जबकि काटी मेज पर रखी उस पेंटिंग को देखकर उदास हो गई। असल में उसका एक दोस्त यहाँ रहता था, लेकिन महामारी के कारण उसका पूरा परिवार खत्म हो गया था। जब काटी अभी भी इस बात से दुखी थी, तभी एक परछाई अचानक उसके पीछे से गुजर गई। काटी आवाज की तरफ बढ़ी, लेकिन उसने जो देखा वो डरावना था। एक पेंसिल हवा में तैर रही थी। मेज के नीचे से पेंसिल की आवाज लगातार आ रही थी। उस पतले से हाथ को देखकर काटी ने सोचा कि ये उसके दोस्त का है, लेकिन उसने हिम्मत करके पर्दा हटाया तो अंदर कुछ नहीं था। आवाज सुनकर मीला भाग कर आई और काटी को डर के मारे जमीन पर बैठा हुआ पाया। उसका शरीर कांप रहा था। मीला ने उससे पूछा कि क्या हुआ। काटी ने रोते हुए बगल के पर्दे की ओर इशारा किया। पर्दे में एक आदमी लिपटा हुआ था, जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था और नीचे से एक जोड़ी पैर दिख रहे थे। मीला ने कुछ देर पूछा, लेकिन पर्दे के अंदर के आदमी ने जवाब नहीं दिया। उत्सुकता को रोक न पाने वाली मीला ने जोर से पर्दा हटाया, लेकिन उसे जो दिखा वो अप्रत्याशित था। अंदर छिपी हुई काटी थी। मीला ने बहुत डरते हुए सोचा, अगर उसके पास काटी थी तो अभी वो कौन सी लड़की थी। तभी जमीन पर बैठी वो लड़की धीरे धीरे खड़ी हो गई। दोनों भागते हुए काटी के घर पहुंचे, लेकिन अंदर आते ही मीला ने देखा कि काटी की माँ कुछ अजीब लग रही थी। हालांकि वो अजीब लग रही थी, हाँफती हुई मीला ने ध्यान नहीं दिया और तुरंत कुर्सी पर बैठ गई। लेकिन जैसे ही वो बैठी, पीछे की महिला खड़ी हो गई। दीदी, माँ उस कमरे में है, चलो चले। ये सुनकर मीला के रोंगटे खड़े हो गए। वो कौन सी महिला थी जिसे उसने अभी देखा था? जब उसने मुड़कर देखा तो वो महिला गायब हो चुकी थी। क्या हुआ? शायद उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। काटी की माँ का इलाज करने के बाद मीला को रात भर वापस लौटना पड़ा। काटी उसे छोड़ना चाहती थी, लेकिन मीला ने मना कर दिया। आते समय मीला ने रास्ता याद कर लिया था और उसे लगा कि अगर वो अपनी याददाश्त के अनुसार चलेगी तो कोई समस्या नहीं होगी। जैसे ही वो जाने वाली थी, उसे दूर से सीटी की आवाज आई और फिर काटी ने भी सीटी बजाई। तुम आज रात सीटी क्यों बजा रही हो? ये उन लोगों का सम्मान करने का हमारा तरीका है। गांव में हर रोज लोग मर रहे हैं, तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा? मेरे माता पिता ने मुझे बताया। इस गांव में हर कोई ऐसा ही करता है। मीला ने पहली बार ऐसी अजीब प्रथा के बारे में सुना, लेकिन सीटी की आवाज सुनकर उसे बहुत भयानक महसूस हुआ। वापस जाते समय मीला का मन कहीं और था। उसे लगा कि यहाँ की प्रथाएं बहुत अजीब हैं। चलते चलते उसने अचानक देखा कि वो बार बार उसी जगह पर घूम रही है। चाहे उसने कितनी बार चलने की कोशिश की, वो हमेशा उसी जगह वापस आ जाती थी। मीला को वापस न आते देख एडी और उसके साथी उसे खोजने निकल पड़े थे और उन्हें वो बांस के जंगल में बेहोश मिली। मीला ने एडी को बांस के जंगल में अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया और एडी को भी लगा कि ये गांव बहुत अजीब है। जब दोनों आगे क्या करना है इस बारे में चर्चा कर रहे थे, तभी पड़ोस से माया के रोने की आवाज आई। सब भाग कर आए और देखा कि छोटी ली किसी तरह वार्ड में मर चुकी थी। अजीब घटनाएं बार बार हो रही थी और अब उनके दोस्त की भी मौत हो गई थी। ये डर कर कि अगला नंबर उसका होगा, माया ने किसी को नाविक से संपर्क करने के लिए कहा और उन्हें तुरंत वहां से ले जाने की मांग की। नाविक के रास्ते में होने की खबर मिलते ही माया ने बिना किसी हिचक के अपना सामान उठाया और बाकियों को छोड़कर घाट की ओर दौड़ पड़ी। एडी और उसके साथी काटी की मां को दफनाने के बाद तुरंत वहां से निकलने का फैसला करते हैं, क्योंकि ये गांव बहुत अजीब था। मीला ने उन ग्रामीणों को भी साथ चलने के लिए कहा जो संक्रमित नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने घर घर जाकर दरवाजा खटखटाया तो उन्हें पता चला कि जो ग्रामीण संक्रमित नहीं थे वो भी अपने घरों में बुरी तरह मर चुके थे। जब एडी काटी की मां को दफना रहा था तो काटी की मां की इच्छा के अनुसार उसे काटी के पिता के साथ दफनाया जाना था। एडी ने काटी के पिता की कब्र खोदी तो उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। उनका मकबरा पैरों की दिशा की ओर रखा गया था। एडी को अचानक कुछ समझ में आया। शायद उन्होंने यहाँ की प्रथाओं का उल्लंघन किया था, जिसकी वजह से ये अजीब घटनाओं की श्रृंखला शुरू हो गई। किताब में लिखा था,
सुनिश्चित करें कि शव के पैर कब्र के नीचे नक्काशी किए हुए पत्थर के ठीक नीचे हों और उल्टे ना हों। अगर इसका उल्लंघन होता है तो गांव को आपदा का सामना करना पड़ेगा। किताब में लिखी बातें देखकर एडी को समझ तो आया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एडी ने मीला को सच्चाई बताई और उन्हें तुरंत गांव छोड़ने के लिए कहा। हालांकि नाविक से संपर्क करने गया याक वापस नहीं आया और जब मीला उसे खोजने आई तो उसने देखा कि वो कुएं में डूबकर मर चुका है। एक के बाद एक रहस्यमयी मौतें हो रही थी। तीनों और देर नहीं करना चाहते थे और वे रात में ही गांव से भाग निकले। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पूरा गांव डरावनी चीजों से भरा हुआ था। तीनों घबरा गए और तुरंत घाट की तरफ भाग गए। लेकिन जब वो जंगल से गुजर रहे थे तो पीछे दौड़ रहा एडी अचानक गिर पड़ा। इससे पहले कि वो उठ पाता, जंगल से सफेद धुआं निकलने लगा और फिर एक पेड़ की टहनी ने उसे जकड़ लिया। निर्णायक क्षण में मीला ने एडी को पकड़ लिया। जैसे ही दोनों में खींचतान चल रही थी, गड्ढे में अचानक डरावनी आकृतियां खड़ी हो गई, जिन्होंने एडी को पकड़कर उसे गड्ढे में खींचने की कोशिश की। नीचे खींचे जाने से ठीक पहले एडी ने जमीन पर गिरी हुई किताब देखी। उस किताब में सही ढंग से दफनाने का तरीका लिखा था और शायद यही इस अजीब घटना को सुलझाने का तरीका है। एडी के याद दिलाने पर काटी ने किताब उठाई और छोटे अक्षरों को पढ़ने लगी। जैसे ही काटी ने पढ़ना खत्म किया, एक चमत्कार हुआ और वे डरावनी आकृतियां राख बनकर हवा में उड़ गई। बाधाएं दूर होने के बाद तीनों सुरक्षित रूप से नदी के किनारे पहुंच गए, जहां नाविक पहले से ही इंतजार कर रहा था। इस तरह उन्हें एक सबक मिला कि हर जगह के अपने लोक रीति रिवाज और वर्जनाएं होती हैं और दूसरों का सम्मान करना ही खुद का सम्मान करना है। कुछ दिन बाद एक बचाव दल गांव पहुंचा और जब वे जीवित लोगों को खोज रहे थे तो उन्हें पागल हो चुकी माया मिली।